हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का चैप्टर कैपेसिटर, और इस चैप्टर के हम ईयर 2006 से लेकर के ईयर 2024 तक नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए सारे के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और हर सवाल को समझाने के दौरान मैं आपको काफ़ी डिटेल में थ्योरी भी समझाता हुआ जाऊंगा, जिसके थ्रू आपके पूरे के पूरे चैप्टर की रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। ईयर 2006 में एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates, हमको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, decreases, doesn't change, becomes zero, increases। देखिए मैं आपको सवाल को काफी डिटेल में समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल है सवाल और समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी उसको एक सेल की मदद से, एक बैटरी की मदद से हमने उसको पहले चार्ज किया था, और शुरुआत में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन की थी वो V मेंटेन की थी। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, ये मान करके चलते हैं। तो क्योंकि आपने पहले कैपेसिटर को चार्ज किया तो डेफिनेटली उसके दोनों प्लेट्स में कुछ चार्जेस स्टोर हुए होंगे, और किसी भी कैपेसिटर के किसी प्लेट में चार्ज जो स्टोर होती है उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, जहां पर C हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है और V उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कितना हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। तो कैपेसिटर के दो प्लेट्स में, एक प्लेट में इतना पॉजिटिव चार्ज का स्टोरेज होता है एंड दूसरे प्लेट में सेम वैल्यू के नेगेटिव चार्जेस का स्टोरेज होता है। तो इतना चार्ज कैपेसिटर के किसी प्लेट में स्टोर होगा, ये बात हम जानते हैं। नाउ अब यहां पर हमको अगर बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो सेम वे में V की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C। एकदम परफेक्ट बात है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। अब अगर आपने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है तो जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में जा करके चार्जेस स्टोर हुए थे, उन चार्जेस की अब कहीं मूवमेंट थोड़ी हो पाएगी, वो चार्जेस तो वहीं प्लेट में बने रहेंगे। देखिए मैं समझाने ही चाह रहा हूँ। जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया था, सेल की पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस को हम C मान रहे हैं। तो जो कैपेसिटर की प्लेट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लगी हुई थी, उस प्लेट में प्लस CV अमाउंट का चार्ज स्टोर हो जाएगा और दूसरी प्लेट में माइनस CV अमाउंट का चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद हमने कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दिया। तो जैसे ही आपने अलग कर दिया तो इस प्लेट में स्टोर्ड प्लस CV चार्ज और इस प्लेट में स्टोर्ड माइनस CV चार्ज थोड़ी कहीं जा पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर हमने देखिए इंसुलेटिंग हैंडल को यूज किया हुआ है, तो इंसुलेटिंग हैंडल है तो डेफिनेटली उस हैंडल के थ्रू चार्जेस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इन प्लेट्स पे स्टोर होने वाले चार्जेस का किसी भी तरह मूवमेंट नहीं हो पाया, और चार्ज क्योंकि कंजर्व्ड है तो दोनों प्लेट्स के पास इतनी चार्ज अभी भी बनी हुई है। मतलब इस सिचुएशन में जब आपने इंसुलेटिंग हैंडल्स की मदद से प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, तब क्या बदलाव नहीं आया होगा? तब डेफिनेटली Q की वैल्यू में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया होगा। मतलब बिफोर एंड आफ्टर बैटरी के डिस्कनेक्शन के Q की वैल्यू में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। नाउ अब बात करते हैं कि सेकेंड केस में क्या रहा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन की बात थी, और C की वैल्यू भी चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। C की वैल्यू हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। नेक्स्ट स्टेप में D ऊपर भी चला जाएगा, तो Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारे पहले के पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू थी। अब सेकेंड सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V डैश मान देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे समझाया या आपको समझाया कि Q की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो Q वैसा का वैसा मेंटेन्ड है। अब डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, यहां पर इंक्रीज कर दिया गया, तो D की वैल्यू बढ़ गई। तो D की वैल्यू को मैं फिलहाल D डैश मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय न एप्सिलॉन नॉट में कोई बदलाव है, ना एरिया ऑफ द प्लेट में बदलाव है। और क्योंकि पहले की तुलना में D की वैल्यू अब ज्यादा है, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर बढ़ा हुआ है, तो इससे हम डेफिनेटली इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। और इसीलिए इस सिचुएशन में जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है प्लेट्स के बीच में, वो इंक्रीज होगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, जो कि है भी।
है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे ही हमने कैपेसिटर को सेल के साथ डिस्कनेक्ट करके प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ाई, प्लेट्स में स्टोर होने वाले चार्जेस की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया, तो Q की वैल्यू सेम टू सेम मेंटेन रही। बट C की अगर हम बात करें तो D के बढ़ने के कारण C की वैल्यू कम हुई, तो डिनोमिनेटर कम होगा तो V बढ़ेगा, या फिर अगर आप डिस्टेंस के टर्म्स में चर्चा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में D न्यूमरेटर में आएगा और D के बढ़ने के कारण हमारे V की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन अगर सवाल में मान लेते बैटरी के साथ हम कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट नहीं किए हुए होते, अगर बैटरी एंड कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड रहते, अगर हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट नहीं करते, तब उस केस में जो आंसर होता वो होता डजंट चेंज। तब उस केस में मैं ऑप्शन 2 के साथ जाता, क्योंकि एक सेल का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस में। तो अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स की दूरी को बढ़ाते या फिर कम करते विदाउट डिस्कनेक्टिंग द सेल फ्रॉम द कैपेसिटर और बैटरी फ्रॉम द कैपेसिटर, तब उस केस में बैटरी अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस को बदलती नहीं, और वही की वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में भी मेंटेन्ड रहती। उस केस में आंसर ऑप्शन 2 होता, बट इस सवाल के लिए आंसर ऑप्शन 4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2007 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C and other of capacity C/2 are connected to a V volt battery as shown. The work done by the battery in charging fully both the condensers each. तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है कंडेंसर, हम कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी कहते हैं, है ना। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है, तो आप इस नाम को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, दूसरे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C/2 है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो कनेक्शन है या जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C1 + C2। इस फॉर्मूले की मदद से हम पैरेलल में कंबाइंड कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं, एंड उस हिसाब से C1 की जगह में मैं C लिख देता हूँ, C2 की जगह में C/2। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं 3C/2। अब मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला क्यों? मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसलिए निकाला क्योंकि ये जो बैटरी वर्क करने वाली है, न तो वो इस सिंगल कैपेसिटर की तरफ रेस्पॉन्ड कर रही होगी, न तो फिर ये सिंगल कैपेसिटर की तरफ रेस्पॉन्ड कर रही होगी। ये जो भी रेस्पॉन्स देने वाली है ये कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरफ देगी। मतलब मैं कहना ही चाहता हूं कि इन दोनों कैपेसिटर्स का जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की यहाँ पर वैल्यू होगी, उसी वैल्यू की तरफ ही हमारी बैटरी को रेस्पॉन्स देना है। मतलब बैटरी का जो भी वर्क है वो हमारे सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। और इसीलिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के थ्रू कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। सीरीज में कैपेसिटेंस छोटी होती है, पैरेलल में ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से कैपेसिटर्स को इसीलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बदल पाएं। और यहाँ पर बैटरी का जो टोटल वर्क होने वाला है वो इस सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक, यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझनी है। नाउ अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, किसी भी बैटरी के द्वारा किया वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है Q × V। अगर मान लिया जाए एक V वोल्ट की बैटरी ने अपने से Q चार्ज को ट्रांसफर किया है, तब उस बैटरी के द्वारा होने वाले वर्क को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q × V। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, वर्क की वैल्यू डन बाय अ बैटरी फाइंड आउट करते हैं। तो V की वैल्यू तो हम जानते हैं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V तो मुझे मालूम है, बट अब मुझे जरूरत किसकी है, Q की है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा और हम जानते भी हैं कि किसी भी कैपेसिटर के लिए Q निकालने का फॉर्मूला होता है CV। अगर हम C कैपेसिटेंस के किसी कैपेसिटर के अक्रॉस V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें, तब उसके प्लेट्स की तरफ ट्रांसफर होने वाले पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है वो CV के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो भी चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी वो डिसाइड करेगा C इक्विवेलेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बैटरी रेस्पॉन्स करेगी पूरी होल सर्किट को, और पूरी होल सर्किट का जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ होने वाला है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट आ जाएगा।
तो डेफिनेटली सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले से मैं निकाल के रखा हूँ 3c/2, तो ये हो जाएगा 3c/2 इंटू वी। तो मुझे क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, जितना चार्ज हमारी बैटरी ने ट्रांसफर किया, बस आंसर आ गया। तो क्यू की जगह मैं लिख दूंगा 3/2cv, और इस v के कारण यहाँ पर v² हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। तो 3/2cv² में ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2008 से है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर of plate separation D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plates is E is। ऑलरेडी मैं समझाता हूं आपको। तो बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जिसके प्लेट्स के सेपरेशन की वैल्यू D है एंड प्लेट्स एरिया की वैल्यू A है, उसमें अगर हमें E वैल्यू की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करना है, तब उस केस में कितनी एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। देखिए आसान सा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। तो सेम बात यहां पर ये भी है कि देखिए हमको चाहिए कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और कितना चार्ज करना है, उतना करना है ताकि उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में मेंटेन होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई हो, है ना। तो अभी जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो वर्क होगा वो बैटरी के थ्रू होगा, है ना, और वर्क निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, W = हमने सीखा QV। तो डेफिनेटली यहाँ पर इतना वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। नाउ अब मुझे इसी फॉर्मूले में Q एंड V की वैल्यू को पुट करते करते हमको फाइनली अपने आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं Q की जगह में क्या लिख सकता हूं, मैं डेफिनेटली Q की जगह में लिख सकता हूं CV, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस निकालने की जानकारी D से और A से मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए Q को यहाँ पर हटाने की सोच रहा था, और मैंने Q की वैल्यू को यहाँ पर CV पुट किया, एंड एक V ऑलरेडी है तो ये V² हो जाएगा, है ना। नाउ अब C की वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करते हैं। तो C की वैल्यू होगी हमारी ε0 A/D। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0 A/D होता है, तो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करनी है V की। अब V को हम कैसे यहाँ पर पुट करेंगे, मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के जो PYQs का डिस्कशन करके आपको दिया था, तब मैंने एक बात समझाई थी कि एक चार्ज अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में एक प्रॉपर्टी डेवलप करती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाती है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। आप इस फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर की मदद से भी समझ सकते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो अगर आप इस क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी की मदद से या थ्रू समझना चाहते हैं, तब उस वेक्टर क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तब उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप सेम प्रॉपर्टी को, सेम क्वांटिटी को एक स्केलर के थ्रू समझना चाहते हैं, तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो अलग अलग तरीके हैं सेम फेनोमेना को, सेम प्रॉपर्टी को एक चार्ज अपनी सराउंडिंग में डेवलप करता है, उसको अलग अलग वे में समझने के लिए, है ना। तो यहां पर अब V को मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। V है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में रिलेट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन है डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, और ऑब्वियसली हम जानते भी हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में बनने वाली फील्ड यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जो प्लेट का साइज होता है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम कैपेसिटर की प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, और इनफाइनाइट प्लेट के लिए बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करने वाला। तो क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके लिए E कांस्टेंट तो मेरा बाहर ले लेता हूं मैं, और हम ये भी जानते हैं कि A.B की वैल्यू AB cos थीटा होती है, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली TR cos थीटा हो जाना चाहिए, है ना। तो नाउ अब ये जो माइनस साइन आप देख रहे हैं, ये माइनस साइन से बस हमें ये पता चलता है कि थीटा की वैल्यू क्या हम मेंटेन करें जिसके अकॉर्डिंगली हमारा डेल्टा V पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो। यहाँ पर जो आप माइनस साइन देख रहे हैं, ये माइनस साइन बस हमें ये चीज की जानकारी देता है कि किस डायरेक्शन में या कौन सी थीटा के वैल्यू के लिए
हमारी डेल्टा वी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो अगर मान लेते कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, लेट अस से कॉस थीटा की वैल्यू मान लेते पॉजिटिव है, इन दैट केस जो मेरी डेल्टा वी की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कॉस थीटा पॉजिटिव है जो कि 90 से छोटे एंगल के लिए होता है, तब अगर आप फील्ड के साथ 90 से छोटा एंगल फॉर्म करते हुए अगर आप मूव कर रहे हो, तब आप जहां पर भी जा रहे होगे, जिस पॉइंट तक भी आप पहुंच रहे होंगे, उस पॉइंट की तरफ पोटेंशियल की वैल्यू में कमी आती जाएगी। अब अगर मान लिया जाए आपकी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है एंड कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव 90 से बड़े एंगल के लिए होती है अप टू 180 डिग्री, तब उस केस में ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर आप फील्ड के साथ 90 से बड़ा एंगल मूव मेंटेन करते हुए मूव करते हो, तो जिस पॉइंट की तरफ आप रीच करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। तो इस माइनस साइन को लेकर के आपको खास वरीड होने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन ये मेरा कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अब अगर मैं मान लिया जाए फील्ड मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है और मैं मान लो डिस्प्लेस पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ही हो रहा हूं, तो अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं, जो कि डिस्टेंस वाइज मुझे डी बताया गया, यहां पर जो डी है वो डेफिनेटली इन दोनों प्लेट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। तो अब मैं काम करता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आने वाला है कितना, एंगल आने वाला है 0 डिग्री एंड कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि जिस डिस्टेंस की मुझे जानकारी है उस तरफ फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में या डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आने वाला है 0 डिग्री। अब डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी आर एंड डेफिनेटली लोअर लिमिट 0 हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट के लिए और राइट प्लेट तक जाते जाते मेरी आर का अपर लिमिट हो जाएगा डी एंड फाइनली मुझे मिलने वाली वैल्यू माइनस ई डी, क्योंकि डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे यहाँ डी मिल जाएगा। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू है। तो माइनस साइन बस इस बात को बता रहा है कि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ गया तो पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया है। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आता तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करके मुझे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के डेल्टा वी पॉजिटिव मिलता। इसका ये मतलब है कि अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आता तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आता, इंक्रीमेंट आता है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली थी, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो दोनों प्लेट्स के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ पर वी लिखा हुआ है। तो डेल्टा वी की वैल्यू बन गई कितनी, ये बन गई वी। और मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस को लेके वरीड होने की जरूरत नहीं है। माइनस बस ये बता रहा है कि किस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है और किस तरफ बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज v की वैल्यू ई डी हो जाएगी एंड फाइनली मैं v की जगह में अब e इंटू डी लिख सकता हूं। और आपको इस रिलेशनशिप को कैपेसिटर के लिए बिल्कुल याद रखना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है, उसके प्लेट्स के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है और प्लेट्स के बीच में रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d है, तो v की वैल्यू ed होती है या फिर E की वैल्यू v बाई डी होती है। आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, है ना, ये आप बिल्कुल याद रखिए। अब उस हिसाब से v की जगह में मैं क्या पुट कर दूं, ed पुट कर देता हूं, तो फाइनली ये हो जाएगा e स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अगर एक d और एक d मैं आपस में कैंसिल कर दूं तो फाइनली आंसर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a इंटू ई स्क्वायर इंटू डी, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। सो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा एंड बिल्कुल ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि ये जो वैल्यू पूछी गई थी, ये इस बात के लिए पूछी गई थी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड तो इतनी है, लेकिन जब एक बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है तो जितनी एनर्जी सप्लाई करती है उसका आधा ही जाकर के कैपेसिटर में स्टोर होती है एंड रिमेनिंग आधी जो एनर्जी होती है वो उस कैपेसिटर एंड बैटरी के बीच में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उन वायर्स में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है ना। तो यहाँ पर इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट कैपेसिटर में स्टोर कितनी होगी, स्टोर होगी इसकी आधी, और बाकी आधी कहाँ, तो वो कनेक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो बिल्कुल आपको इन सब बातों को, छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है और समझे रहना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स each of value C1 is charged by a source of potential difference 4V when another parallel combination
of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V. It has the same or total energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is then. देखिए मैं समझा रहा हूं, कह रहा है कि यहाँ पे दो केसेस हैं और पहले केस में हमारे पास C1 कैपेसिटेंस वाले N1 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन था और उस दौरान जब हमने उस कॉम्बिनेशन को एक 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो जितनी एनर्जी उस कॉम्बिनेशन के पास जाकर के स्टोर हुई, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी सेकेंड केस में भी स्टोर हो रही है, जहां पर हमारे पास C2 कैपेसिटेंस के N2 कैपेसिटर है और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। तो कहता है कि उस केस में C2 की वैल्यू C1 के टर्म्स में कितनी होगी। तो ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2 कैपेसिटेंस के और उनको हमने लगा दिया सीरीज में, तब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा मैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं C1 C2 कैपेसिटेंस के और अगर इनको मैंने सीरीज में लगाया है, तब इनके कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर मैं C इक्विवेलेंट मान करके चलूं तब इस फॉर्मूले की मदद से मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अब अगर और ज़्यादा कैपेसिटर हो तब आपको इसी सीरीज को कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पर C3 आएगा और इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब अगर मैं ये मान करके चलूँ C1 C2 C3 सबकी वैल्यू सेम है तो, और सबको अगर मैं C मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और अगर आगे और भी कैपेसिटर्स हैं तो 1/C प्लस 1/C चलता जाएगा। और कितनी बार चलेगा, जितने कैपेसिटर्स आपने सीरीज में लगाए होंगे। तो अगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैंने n कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया हुआ है, तब डेफिनेटली 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। तो अल्टीमेटली मेरा RHS क्या मिलने वाला है, मुझको n/C मिल जाएगा। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तब C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी C/n। इसका ये मतलब है कि अगर n कैपेसिटर्स ईच हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू n टाइम्स रिड्यूस कर जाती है। और बिल्कुल आपको इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए। ये बात किसकी थी, ये बात थी सीरीज की। अब मैं बात करता हूं पैरेलल की। तो मान लेते मेरे पास अगेन कई सारे कैपेसिटर्स हैं जिसको मैंने लगा दिया है पैरेलल में, तब उन कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 और जितने भी कैपेसिटर्स आगे होंगे। अब अगर ये भी सारे के सारे इक्वल वैल्यूज वाले हैं तो डेफिनेटली C1 C2 C3 सारे के सारे इक्वल हो गए और इनकी कैपेसिटेंस को मैं C मान लेता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैंने n कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया है तब उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी कितनी, उनकी हो जाएगी n इंटू C। अगर मैं इक्वल कैपेसिटेंस वाले n कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दूं तब उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का n टाइम्स इंक्रीज करेगी, है ना। यहाँ पर सीरीज में n टाइम्स रिड्यूस हुई थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस n टाइम्स एनहेंस करेगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये दोनों रिजल्ट को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब हम हमारे सवालों की तरफ या सवाल की तरफ लौटते हैं। तो मेरे पास n1 कैपेसिटर्स थे C1 वैल्यू वाले और कौन से कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज में थे। तो फर्स्ट केस के लिए मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो फर्स्ट केस के लिए मैं C1 ले लेता हूं, है ना। ये तो रिजल्ट जो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट केस के लिए मैं C1 नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी मुझको जो डेटा है C1 C2 के टर्म्स में दिया है। तो काम करता हूं मैं, इसको मैं मान लेता हूं C1 डैश कर देता हूं, ज़्यादा बेटर है, इसको C1 डैश कर देता हूं, है ना। तो C1 डैश हमारे फर्स्ट केस के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू लेटस से, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी C/n के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा C1/n1 क्योंकि n1 कैपेसिटर्स थे। अब सेकेंड केस में मेरे पैरेलल में कंबाइंड n2 कैपेसिटर्स हैं ईच हैविंग अ वैल्यू ऑफ C2। तो इस फॉर्मूले की मदद से सेकेंड केस का जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा उसको मैं C2 डैश मान लेता हूँ एंड दैट इज डेफिनेटली विल बी इक्वल टू n2 C2। हाँ कि नहीं, यहाँ तक की तो बात समझ गए। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों कॉम्बिनेशंस के केस में जो एनर्जी सप्लाई हुई थी, जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई थी, है ना, उसकी वैल्यू सेम थी। फर्स्ट केस में जितना हमारा कॉम्बिनेशन ने एनर्जी स्टोर किया था, सेकेंड केस में भी एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी स्टोर हुई
और दोनों केसेस में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है वो फर्स्ट केस में 4V है एंड सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है। तो नाउ मैं अभी आपको बता दूं कि अगर एक C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस हम V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें, तब उस कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV²। और आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। हाफ CV² उस एनर्जी की वैल्यू है जो कैपेसिटर में स्टोर होती है अगर हम V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस C कैपेसिटेंस के अक्रॉस मेंटेन करें। तो यहाँ पर हाफ का मतलब ये है कि हमने जितनी एनर्जी सप्लाई की थी उसकी आधी स्टोर हुई और रिमेनिंग आधी कनेक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, द आंसर विल बी CV²। और अगर कितनी स्टोर हुई है ये पूछी जाए तो हाफ CV² और लॉस कितनी हुई, हाफ CV²। ठीक है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहा है कि दोनों कॉम्बिनेशंस के केस में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो मैं दोनों सिचुएशंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं और दोनों केसेस में एनर्जी को इक्वेट करते हुए फाइनली आंसर तक पहुंच जाता हूं। आसान होगा, है ना। तो नाउ अब फर्स्ट केस के लिए मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी हाफ C1 एंड फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 4V है, तो क्योंकि V² होता है तो 4V के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16V² विच मस्ट बी इक्वल टू। अब सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में स्टोर होने वाली एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ C2 और सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस V था तो यहाँ पर V² ही रहेगा। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं, तो हाफ एंड हाफ कैंसिल, V² एंड V² भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बस एक लाइन में आंसर आने वाला है। तो C1 की वैल्यू हमने ऑब्टेन की कितनी, C1 की वैल्यू हमने ऑब्टेन की है C1/N1 मस्ट बी इक्वल इनटू 16 करना है मुझे। C1 की वैल्यू मेरी आ गई C1/N1 एंड 16 मेरा मल्टीप्लाइड रहना चाहिए इक्वल टू। नाउ अब C2 की वैल्यू मुझे पुट करनी है जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी N2C2। तो फाइनली C2 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ C1, हमें C2 बताना है इन टर्म्स ऑफ C1। तो C2 की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 16C1/N1N2। ये जो N2 अब देख रहे हैं RHS में वो LHS में आके डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा N1N2। तो फाइनली आंसर आएगा 16C1/N1N2, 16C1/N1N2। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2010 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स having charges plus Q and minus Q face each other with a certain separation between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will, the answer will be option 2 decrease. ऐसे मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक मीडियम डिपेंडेंट फील्ड होती है। मैं आप एकदम आपको इस बात को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम डिपेंडेंट फील्ड है। इसका ये मतलब है कि अलग अलग मीडियम में अगर हम सेम चार्ज सिस्टम को रखें, अलग अलग मीडियम में अगर सेम चार्ज सिस्टम रहे, तब उस केस में अलग अलग मीडियम में उनके द्वारा डेवलप होने वाले जो फील्ड की वैल्यू होगी इन मीडियम दैट विल बी डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के लिए हमेशा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में किसी चार्ज के द्वारा बनने वाली फील्ड की वैल्यू में बदलाव आ जाता है ना। तो हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके एक प्लेट के पास प्लस क्यू और दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, अगर उसको केरोसिन में डुबा दें तो क्या होगा। तो मैं बता दूं कि फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, है ना। जो एक चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करता है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आपको कहाँ देखने मिलेगी, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वैक्यूम में। अब अगर आप मीडियम को बदल देते हैं, वैक्यूम के अलावा आप कोई भी मीडियम मेंटेन क्यों ना करो, कोई भी, हर मीडियम में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैंडेटरीली डिक्रीज करती है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डिक्रीज है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और उस सिस्टम ऑफ चार्जेस ने वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म किया उसको मैं मान करके चलता हूं E0, है ना। ये क्या है E0, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और उस सिस्टम ऑफ चार्जेस ने एक फील्ड फॉर्म किए वैक्यूम में और उस वैक्यूम में फॉर्म्ड फील्ड की वैल्यू E0 है। अब अगर उस वैक्यूम की जगह में एक मीडियम को मैं इंसर्ट कर दूं, तब उस मीडियम में जो फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी E = E0/K,
जहां पर K को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल हो सकती है फॉर वैक्यूम, और इट विल बी मोर देन 1 फॉर एनी मीडियम। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती। K इज नेवर लेस देन 1। जब तक मेरा डिनोमिनेटर 1 से छोटा नहीं होगा तब तक मेरी E की वैल्यू E0 से ज्यादा कैसे होगी? तो भैया पहले तो हमारा वैक्यूम था, तो फर्स्ट केस में तो दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम था नहीं, एयर था भी अगर, तब हम एयर और वैक्यूम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कुछ खास डिफरेंस नहीं देखते। तो एयर को कभी कभी हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की हम चर्चा कर रहे होते हैं, तब इसीलिए तो फर्स्ट केस में तो फील्ड मेरी E नॉट थी मान लिया जाए। अब जैसे केरोसिन में डुबा दिया तो केरोसिन के लिए जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो डेफिनेटली 1 से ज्यादा है, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया तो अल्टीमेटली मेरी रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी? तो कमी होगी। इसके लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 डिक्रीजेस। ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब है। अब बिल्कुल याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है वैक्यूम में किसी सिस्टम के लिए, इन एनी मीडियम इट विल बी लेस देन जो भी फील्ड हमारी वैक्यूम में फॉर्म हुई होगी, है ना, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ये बात मैंने की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में मीडियम के बदलने से फील्ड की वैल्यू बढ़ भी सकती है। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मीडियम रहा तो मैग्नेटिक फील्ड एनहेंस होती है, डायमैग्नेटिक में डिक्रीज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में मैक्सिमम है, मीडियम में कम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं भी तो वो मीडियम के बदलने से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2012 और प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है, मतलब सेम सवाल 2 बार आया था। तो क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वोल्ट पर मीटर उसकी यूनिट बताई गई है, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स if the distance between the plates T and area of each plate is A, the energy stored in the condenser is। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में या प्लेट्स के बीच में, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पर A बताया गया है। तो कहता है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोर की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी, हाफ CV², है ना। बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है और C एंड V को सब्सटीट्यूट कर देना, बस हो गया। तो हाफ C की वैल्यू कितनी, ε0 A/d। हम कैपेसिटेंस की वैल्यू जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू ε0 × A/d होती है। अब बात करते हैं V की, तो याद करो अभी जस्ट मैंने डिराइव करके दिखाया आपको, क्या डिराइव करके दिखाया कि जो V की वैल्यू होती है वो E × D होती है, जहां पर E हमारी प्लेट्स के बीच में डेवलप होने वाली फील्ड है और D प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है। तो मुझे यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट V की है, बट मुझे V नहीं दिया, मुझे फील्ड दिया E, तो V को हटा करके मैं E के टर्म्स में लिखूंगा ना, तो नाउ तो V की जगह मैं ED लिख दूंगा, तो V² कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी E² D²। तो नाउ एक D कैंसिल कर दो तो आ गया आंसर, हाफ ε0 A E² × D। यही परफेक्ट आंसर है, यही आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, हाफ ε0 E² AD, ऑप्शन 4 तो एकदम परफेक्ट आंसर है। इतनी एनर्जी स्टोर हुई। अगर ये पूछता कितनी सप्लाई हुई तो हम इस हाफ को यहाँ पर यूज नहीं किए हुए होते, CV² सप्लाई होती, आधी स्टोर हुई आधी लॉस हो गई होती। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 से है, करंट ड्रॉन बाय द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच S इज क्लोज्ड इज। ऑलराइट, मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर एक स्विच S है और इस स्विच S को क्लोज करने के जस्ट बाद इस सेल से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी। ऑलराइट, देखिए मैं समझाता हूं, है ना। ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है समझना, आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक कैपेसिटर डीसी के केस में एक स्विच की तरह बिहेव कर सकता है। एक कैपेसिटर का डायरेक्ट करंट के केस में बिहेवियर स्विच की तरह हो सकता है। स्विच की तरह मतलब इस सर्किट को बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। और मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। एक कैपेसिटर का जो फॉर्मेशन है तो कंडक्टिंग प्लेट्स की मदद से किया जाता है, बट इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं होती। इनके बीच में कौन सी मीडियम होती है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होती है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम।
तो इसका ये मतलब है कि इस लेफ्ट वाले प्लेट से राइट वाले प्लेट की तरफ डायरेक्टली चार्जेस की मूवमेंट नहीं हो सकती है ना। ये प्लेट चार्ज को राइट वाली प्लेट की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि मीडियम है नहीं कंडक्टिंग नेचर का, नॉन कंडक्टिंग नेचर का मीडियम है, तो चार्जेस जाएंगे कहाँ से। तो अगर मान लिया जाए इन दोनों प्लेट्स में जो भी स्टोर होने वाले चार्जेस की मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो स्टोर हो गई है तो फर्दर तो स्टोरेज होना नहीं है, चार्ज जहां तक पहुंच सकता था वहां तक तो पहुंच चुका है। और इसीलिए क्योंकि अब फर्दर चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं है, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब ये सर्किट को ओपन कर देगा, करंट फ्लो होने नहीं देगा। बट ये कब होगा, ये तब होगा जब कैपेसिटर में चार्जेस का स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट के आने के बाद, स्टेडी स्टेट के आने के बाद मतलब जब करंट में अब कोई बदलाव नहीं आ रहा है, स्टेडी स्टेट के आने के बाद हमारी कैपेसिटर का बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होता है। और स्टेडी स्टेट को हम कहते हैं एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब सर्किट में स्विच के क्लोज करने के काफी बाद, मतलब कुछ समय हो चुका होता है और उसके बाद कैपेसिटर का बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होता है। तो स्टेडी स्टेट हम कब डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स like an open circuit। ठीक, ये बात आपको समझनी चाहिए। बट अब अगर मैं बात करूं एट टी इक्वल टू 0 की शुरुआत में, तो शुरुआत में जैसे ही मैं स्विच को क्लोज किया था जिसके ऊपर ये सवाल पूछा गया, तो शुरुआत में क्योंकि हमारे कैपेसिटर के पास किसी भी तरह का कोई चार्ज था ही नहीं, तो जब चार्ज ही नहीं था तो उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं था, है ना। हम जानते हैं कि V की वैल्यू Q बाई सी होती है। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 में क्योंकि चार्जेस का सप्लाई हुआ ही नहीं था तो Q 0 है, तो Q 0 है तो V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और किसी भी तरह से ये चार्जेस के फ्लो को अपोज नहीं कर सकता। और अगर आप शुरुआत की बात करें, t इक्वल टू 0 की बात करें, तब कैपेसिटर किसी भी तरह से चार्जेस के मूवमेंट को रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो चार्ज है नहीं। वो चार्ज स्टोर करना चाहता है तो शुरुआत में वो चार्जेस को आने देगा और फ्रीली आने देगा। इसका ये मतलब है कि शुरुआत में कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना मतलब एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। वो करंट के फ्लो को किसी भी तरह से अपोज नहीं कर सकता और इसीलिए हम क्या कहते हैं, टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, लाइक अ शॉर्ट सर्किट, है ना। आप ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट को एक और तरीके से समझ सकते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस को आप 0 मान लो, एंड ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि आप उसके रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मान लो। ये भी एक तरीका है समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, फिर कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए हम इस तरह से भी चीजों को समझ सकते हैं। तो नाउ अब मैं सवाल की तरफ लौटता हूं। तो शुरुआत में जस्ट आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज, तो शुरुआत में इस कैपेसिटर का क्योंकि कोई चार्ज था नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया, इसने एक स्विच की तरह बिहेव किया और स्विच क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव किया। मतलब यहाँ पर आप कैपेसिटर को भूल जाओ और यहाँ पर इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक स्विच है जो क्लोज्ड हो गई है, मतलब एक क्लोज्ड सर्किट बन गया, एक शॉर्ट सर्किट बन गया है। और अब हमको बताना है कितनी करंट फ्लो करेगी। तो अगर इस कैपेसिटर को मैं भूल करके यहाँ पर एक स्विच लगा दूं, स्विच को क्लोज कर दूं, तब अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टर्स आपको पैरेलल में नजर आएंगे। अब दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो डेफिनेटली इन दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R/2 और ये दोनों का इसके साथ सीरीज में कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2 और इसलिए यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आने वाली है वो आएगी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इन दोनों का मिला करके हो गया R/2, इसका R, ये दोनों इसके साथ सीरीज में, तो R प्लस R/2 हो जाएगा 3R/2। और अब हमें करंट बताना है। तो देखिए करंट हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि अगर एक V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के अक्रॉस एक R रेजिस्टेंस को मेंटेन किया जाए तब उसमें से फ्लो होने वाली करंट I होती है V/R। ये ओम्स लॉ है जो हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेल की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है एंड यहाँ पर R की जगह मुझे डेफिनेटली R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखनी चाहिए एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R/2 है, तो यहाँ पर 3R/2 लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा
तो डेफिनेटली आंसर इस केस में आएगा 2v/3r। 2v/3r ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 से है। क्वेश्चन है अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ रजिस्टर, आफ्टर हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स डज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ऑलराइट, मैं समझाता हूं कि एक कैपेसिटर, एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, मतलब ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सीन है। देखो ट्रांजिएंट एनालिसिस में ट्रांजिएंट का मतलब होता है फेनोमेना विच एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो काफ़ी क्विकली हो जाता है। एक्चुअली किसी कैपेसिटर का चार्ज हो जाना या फिर डिस्चार्ज हो जाना ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्विक प्रोसेस है, बहुत कम समय लगता है इसके लिए, और इस तरह के फेनोमेना को हम ट्रांजिएंट कहते हैं। और ट्रांजिएंट एनालिसिस मतलब कैपेसिटर के चार्ज हो जाना या फिर डिस्चार्ज हो जाने में जो टाइम लगता है उसका एनालिसिस करना होता है ना। अब कहता है कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, अब उसे हमको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। किसकी मदद से? रजिस्टर की मदद से। अब रजिस्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि भैया जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है उसको कहीं तो आप ट्रांसफर करोगे, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी को अल्टीमेटली हमें रजिस्टर में हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और इसीलिए यहाँ पर हमें एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करते हो तो जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है, और उन कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस में भी वो हीट एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है आफ्टर हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट डज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो देखिए एक कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी होती है हाफ CV², है ना। एक कैपेसिटर अगर मान लो C कैपेसिटेंस का है और उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अगर V अमाउंट की पोटेंशियल डिफरेंस है, तब डेफिनेटली उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी हाफ CV² होती है। अब मैं काम करता हूं, देखिए कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग अगर आप करते भी हो तो कैपेसिटेंस के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, कैपेसिटर की बनावट और उसके प्लेट्स के बीच में रहने वाली मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए C की वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं है, पर डेफिनेटली अगर आप कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू को कम करते जा रहे हो थ्रू डिस्चार्जिंग, तो Q कम होता जाएगा तो V भी कम होता चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर V वेरिएबल है। तो V को हटाना थोड़ा जरूरी मुझे लगता है, क्योंकि V के टर्म्स में आंसर हम देंगे तो टफ जाएगा, हम इसको Q के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि V की वैल्यू Q/C होती है, तो V² को मैं लिख सकता हूँ Q² अपॉन C²। V होता है Q/C, तो V² हो जाएगा Q²/C², और ये C हमारा रहने दिया जाए तो एक C और एक C आपस में कैंसिल होकर फाइनली से मैं Q²/2C भी लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्म में आंसर देना आसान है, ठीक। इस फॉर्म में आंसर देना क्यों आसान है आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तब किसी फाइनाइट टाइम t के बाद उस कैपेसिटर के पास बचने वाली चार्ज की वैल्यू होती है Q = Q0 × e⁻⁻t/τ, जहां पर टाउ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। यहां पर जो आप टर्म टाइम कांस्टेंट देख रहे हो, इसी टाइम कांस्टेंट को सिंबल टाउ के थ्रू शो किया जाता है। यहाँ पर Q0 हमारे कैपेसिटर के पास शुरुआत में जो चार्ज था उसकी वैल्यू है, एंड किसी फाइनाइट टाइम t के बाद उस कैपेसिटर के पास जो बचने वाला चार्ज होगा वो Q होगा, जिसकी वैल्यू Q0 × e⁻⁻t/τ होती है ना। तो नाउ अब हम शुरुआत में उसके पास कितनी एनर्जी रही होगी ये देख लेते हैं। तो शुरुआत में एनर्जी को मान लेते हैं हम U0, तो U0 की वैल्यू हो जाएगी Q0²/2C, एंड कुछ समय के बाद जब एनर्जी की वैल्यू 1/10 हो जाएगी, 1/10 टाइम्स हो जाएगी, तब उस केस में एनर्जी U को मैं लिखता हूं Q²/2C, जहां पर Q 1/10 एनर्जी होने के बाद बची हुई चार्ज की वैल्यू है। तो यहां पर हमें क्या सिचुएशन दी गई है, हमें सिचुएशन बोला गया है कि U की वैल्यू 1/10 टाइम्स ऑफ और 1/10 टाइम्स ऑफ U0 होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर अब मैं U एंड U0 की वैल्यूज को पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। तो फाइनली U की वैल्यू हम जानते हैं, इट इज Q²/2C = 1/10 टाइम्स ऑफ U0, दैट इज Q0²/2C। तो अब देखेंगे तो 2C आपस में कैंसिल हो रहा है। अब एक काम करते हैं, Q को अपन यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो Q की वैल्यू मैं लिखूंगा Q0 × e⁻⁻t/τ। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए Q0²
एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ। पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 10। फाइनली क्यू नॉट स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास बचने वाला ई नॉट टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टर्म ई है ना, और यहाँ पर देखूँ तो 10 का पावर माइनस 1 है। तो अब इसको हम एल्जेब्रिकली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर अब मुझे लॉगरिथम की मदद लेनी पड़ेगी एंड लॉग की मदद से मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकूंगा। तो क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो मेरे पास यहाँ जगह अवेलेबल है, तो मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, तो अगर मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ। यहाँ पर मैं बेस ई को ही मेंटेन करके चल रहा हूँ, इक्वल टू, तो लॉग हो जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 1 और बेस यहाँ पर भी मैं ई मेंटेन ही करके चल रहा हूँ, है ना। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉग के केस में जो पावर होता है उस पावर को हम फ्रंट की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू टी बाई टाउ log of e to the base e equal to minus 1 into log of 10 to the base e। now log of e to the base e की वैल्यू होती है 1, तो डायरेक्टली ये वैल्यू हो जाएगी 1। माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो फाइनली t की वैल्यू लिखना है मुझे, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t की वैल्यू निकालने के लिए टाउ बाई 2 मुझे RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाउ बाई 2 तो रहने दिया जाए, इनटू, अब बात करते हैं log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू क्या होगी। तो log ऑफ 10 टू द बेस e को मैं लिख सकता हूँ 2.3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 टू द बेस 10। आप बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको हल्के फुल्के लॉगरिथम के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि बेस e है तो इसको मैं बेस 10 में कन्वर्ट कर दूँ, तो बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हालांकि 2.303 होता है, बट डेसिमल के बाद मैं एक ही डिजिट मेंटेन कर रहा हूँ। अब बचेगा क्या मेरे पास, log ऑफ 10 टू द बेस 10 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली यही आंसर आ गया। तो यहाँ पर 2.3 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.15 इंटू टाउ। तो यही मेरी टाइम की वैल्यू है, और इस समय के बाद मेरी जो एनर्जी होगी वो पहले की एनर्जी की तुलना में 1/10 टाइम्स हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना टाइम्स पूछा था, हाउ मेनी टाइम्स पूछा था ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरा आंसर 1.15 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 से है। क्वेश्चन है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 and K2 where K1 is less than K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by। ठीक, इसका भी जो कॉन्सेप्ट है हमने ऑलरेडी सीख ही लिया है इसी वीडियो में पहले के क्वेश्चंस को समझने के दौरान। तो यहाँ पर देखिए, एक प्लेट P है, एक प्लेट Q है। प्लेट P के पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट Q के पास नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से अवे होती है और नेगेटिव चार्जेस के टुवर्ड्स होती है, और इसीलिए हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट P से लेकर के प्लेट Q की तरफ मेंटेन तो हुई है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम डिपेंडेंट फील्ड है। इसका ये मतलब है कि अलग अलग मीडियम में किसी सिस्टम के लिए बनने वाली फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, और फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, जैसा मैंने बताया आपको, फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और किसी भी मीडियम में फील्ड की वैल्यू वैक्यूम की तुलना में कम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला और सिखाया था कि किसी भी मीडियम में जो हमारी रिजल्टेंट फील्ड होती है वो होती है E इक्वल टू E नॉट बाई के, जहाँ पर K की वैल्यू 1 से इक्वल हो सकती, बड़ी हो सकती, बट कभी छोटी नहीं होती, और K की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, है ना। नाउ तो किसी मीडियम के लिए, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, तो किसी मीडियम में बनने वाली फील्ड वैक्यूम की तुलना में कम ही होगी, क्योंकि K अगर बढ़ाओगे तो वैल्यू E की कम होनी चाहिए नॉट के कंपेरिजन में। नाउ K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है
ई की वैल्यू उतनी कम होगी। तो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में बनने वाली फील्ड उतनी कम होगी, उतनी वीक होगी। बस इतनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं तो देखिए इस प्लेट से लेकर के इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेफ्ट सरफेस तक कोई मीडियम है क्या? बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं, चलो ओ, ये पॉइंट का नाम रख देता हूं ए। तो ओ से लेके ए तक कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम है। और इसीलिए इस दौरान जो फील्ड होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहां पर तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है ना। अब इन तीन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन की हम बात करते हैं। अब क्योंकि वैक्यूम में बनने वाली फील्ड सबसे बड़ी होती है तो इससे बड़ी फील्ड कहीं बनी नहीं सकती, ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता, ये कहानी भी इसकी भी खत्म हो गई। अब इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं। तो पॉइंट ओ से लेके ए तक हमारी यूनिफॉर्म फील्ड थी। अब जैसे ही मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टार्ट हुआ जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फील्ड वीक होगी। लेकिन क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो डेफिनेटली अगर अब मैं इस मीडियम की बात करूं तो इस मीडियम के लिए फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E0 बाई K1। और क्योंकि अब मेरा डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ गया है तो फील्ड वीक होगी। बट फील्ड वीक होने का ये मतलब नहीं है कि फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगी, है ना। फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी बट जीरो तो होनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर देखो बना दिया है जीरो, तो डेफिनेटली ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो फील्ड वीक हुई है और यहाँ पर हमें शो किया गया है। अब फिर से इस मीडियम के थ्रू मैं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पहुंचा। अब पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक फिर से वैक्यूम स्टार्ट हो गया। अब फिर से वैक्यूम, तो फिर से फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी जितनी पहले थी। और वापस से आप देखो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक फील्ड इंटेक्ट, वापस वही वैल्यू बन गई जो थी हमारी इधर, वही फील्ड यहाँ पर बन गई। अब सी से लेकर के पॉइंट डी तक फिर से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की शुरुआत हुई और फिर से यहाँ पर फील्ड की वैल्यू में क्या आएगी? डिक्रीमेंट आएगा, वीक होगी। बट K2 बड़ा है, तो क्योंकि K1 की तुलना में K2 बड़ा है तो फील्ड उसमें और कम होगी। और इसीलिए यहाँ पर इस सेकेंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फील्ड की वैल्यू K1 वाले मीडियम की तुलना में और कम है। और फिर पॉइंट डी से लेके पॉइंट ई तक वापस से वैक्यूम है और फिर से फील्ड की वैल्यू उतनी होगी जितनी पहले मेंटेन थी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो K1 K2 वाले जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कभी भी फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर कंडक्टर्स। अगर कंडक्टर हो तब कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और अगर मैं K की जगह में इन्फिनिटी पुट करता हूँ तब E की वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर यहाँ पर ये दोनों मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, तो किसी भी कीमत पे इनमें डेवलप होने वाली फील्ड जीरो नहीं होगी। बट अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वर्ड की जगह में कंडक्टिंग स्लैब्स लिख दिया होता, अगर दोनों कंडक्टिंग स्लैब्स होते तो कंडक्टिंग स्लैब्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती, बट कितनी होती? इन्फिनिटी होती। एंड कंडक्टिंग स्लैब्स के लिए क्योंकि K की वैल्यू इनफाइनाइट होती तो E0 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो आ जाती। तो ऑप्शन 4 करेक्ट कब होता? जब मेरा स्लैब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। कौन होता? कंडक्टिंग होता। तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए आंसर ऑप्शन 4 होगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन AIPMT 2015 से है। क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर of capacitance C is connected to a cell of EMF B and then disconnected from it. A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? ठीक है, मैं समझाता हूँ। एक पहले तो कैपेसिटर थी हमारे पास जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C थी, उसको एक सेल से कनेक्ट किया, चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद वापस से डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। मतलब अब हमारा जो कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड है। तो अब अगर मान लिया जाए C कैपेसिटेंस को अगर आप V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो उसके पास कितनी चार्ज स्टोर होगी? तो चार्ज Q की वैल्यू हो जाएगी CV। तो CV अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट में माइनस CV अमाउंट का नेगेटिव चार्ज और CV अमाउंट का नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि आपने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो दोनों प्लेट्स में स्टोर्ड प्लस CV एंड माइनस CV चार्जेस कहीं जा नहीं सकते। कैपेसिटर के पास स्टोर्ड चार्ज उस
दोनों प्लेट में, मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में जो भी चार्जेस हैं वो उन दोनों प्लेट्स में मेंटेन रहेंगे। अब क्या कह रहा है कि अब डिस्कनेक्ट करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दिया हमने और उसने पूरे के पूरे एयर के स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो यहां पर देखा जाए तो एनर्जी को लेकर के, चार्ज को लेकर के, पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के यहां पर हमें जानकारी देनी है। तो आगे मैं एनालिसिस कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बात तो सबसे पहले समझना है, क्योंकि कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, चार्ज की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज कहीं आना जाना नहीं कर सकता, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो कौन से नेचर की है, वो भी नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक नेचर की है, तो चार्जेस की मूवमेंट तो अलाउड नहीं है। तो अगर बाद में रहने वाला चार्ज, बाद में है ना, इस कनेक्शन के बाद जो चार्ज है, अगर उसको मैं Q डैश मान लूं और पहले चार्ज की वैल्यू को मैं Q मान लूं बिफोर डिस्कनेक्शन, तो दोनों सेम रहेंगे, चार्जेस की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। एकदम बात आपको समझ लेनी चाहिए। जहां तक मैं बात करूं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस को अगर मैं बाद में C डैश मान लूं तो इसकी वैल्यू K टाइम्स ऑफ C हो जाएगी। जैसे ही आपने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया, तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना टाइम्स हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हो जाती है। तो ये बात भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लेट्स के बीच में रहने वाले मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, और वैक्यूम की तुलना में, फिर एयर की तुलना में कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू में डेफिनेटली K टाइम्स का एनहेंसमेंट आया है। अब बात किया जाए अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जैसा कि हम जानते हैं V की वैल्यू कितनी होती है, Q बाई C, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि Q की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, Q डैश Q इक्वल है, बट C की वैल्यू में K टाइम्स का एनहेंसमेंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा K टाइम्स बढ़ रहा है, तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि V डैश की वैल्यू पहले की तुलना में K टाइम्स रिड्यूस करेगी, हाँ कि नहीं। अगर C की वैल्यू हो गई KC एंड Q की वैल्यू अभी भी सेम टू सेम ही मेंटेन्ड है, तो डिनोमिनेटर अगर K टाइम्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर मेरा K टाइम्स हो जाएगा, तो V डैश की वैल्यू जो आएगी वो V की तुलना में K टाइम्स रिड्यूस करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल सही बात है ना। अब बात करते हैं एनर्जी को लेकर के भी, तो एनर्जी Q की वैल्यू होती, एनर्जी U की वैल्यू होती है, कई फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर भी है, Q स्क्वायर बाई 2C भी है, हाफ QV भी है। अब कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हाफ CV स्क्वायर को यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरी पहले एनर्जी थी, अब बाद में क्या हो जाएगी, U डैश मान लेते हैं, तो हाफ में तो कोई बदलाव नहीं है, C की जगह में कितना लिखूंगा, KC लिखूंगा, है ना, एंड V की जगह में कितना लिखूंगा, और V डैश की जगह में कितना लिखूंगा, V डैश की जगह में आ जाएगा V बाई K, तो V स्क्वायर, और V डैश स्क्वायर के लिए मुझको लिखना चाहिए V स्क्वायर बाई K स्क्वायर। तो एक K और एक K अगर मैं कैंसिल करूं, तो बाद की एनर्जी पहले की एनर्जी की तुलना में, हाफ CV स्क्वायर की तुलना में K टाइम्स रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा एनालिसिस कर दिया है। Q डैश की वैल्यू Q रहेगी, C डैश की वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी, बाद की पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स रिड्यूस करेगी, बाद की एनर्जी भी वो K टाइम्स रिड्यूस करेगी, है ना। इतनी बातें आपको समझनी चाहिए। अब हम चारों ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, करेक्ट है ऑप्शन 1। अच्छा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ना, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर इंटू 1 बाई K माइनस 1, करेक्ट बात है। बाद की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ CV स्क्वायर बाई K, देखिए हाफ CV स्क्वायर बाई K हमारी बाद की एनर्जी है, पहले की एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, तो चेंज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 3, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। भैया बिल्कुल जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज है, बोलता है यहाँ पे क्या, नॉट कंजर्व्ड, एकदम गलत बात कह रहा है। और क्योंकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमारा आंसर यही करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 4 भी मैं पढ़ ही देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स, एकदम सही बात है, पोटेंशियल पहले V था, बाद में V बाई K है, तो K टाइम्स डिक्रीज हुआ, तो स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन री-APMT 2015 से है. अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C and separation between the plates is D. A potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is. ठीक है, मैं समझाता हूँ. तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक और के पास नेगेटिव. तो डेफिनेटली अनलाइक चार्जेस के कारण दोनों प्लेट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. और उस फोर्स F को निकालने का फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. फॉर्मूला है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं है तो आप बिल्कुल कर लीजिए. इसको डिराइव भी करना आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगता, मतलब 30 सेकंड लगते हैं हार्डली इसको डिराइव करने के लिए. बट आप फॉर्मूला याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीट में स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिना स्पीड के तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा, है ना. स्पीड तो चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. बट अब हमें जिन जिन डेटा के टर्म्स में फोर्स बताना है हमको उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए. तो Q की जानकारी नहीं है, बट ये बताया है कि कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो Q की वैल्यू CV होती है. तो Q² कितना हो जाएगा? इट विल बी C² V² अपॉन. अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझको एरिया को लेकर के भी कोई जानकारी नहीं. मुझे प्लेट्स की एरिया नहीं मालूम, बट क्या मालूम है? प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मालूम है. तो मुझको एरिया को हटा करके इसको प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस D के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा. तो इसके लिए काम करते हैं, 2 को तो रहने देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट के साथ में D मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, D को डिवाइड भी कर देता हूँ. मैंने D बाई D यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका फायदा क्या है देखो, इसका फायदा ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ C² V² अपॉन 2. अब हम ये जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी कैपेसिटेंस होता है. तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह में मैं C लिख सकता हूँ, D मेरी जगह पर रहने दो. तो एक C कैंसिल करते ही आंसर आ गया. सो आंसर विल बी हाफ CV² अपॉन D. और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना. तो हाफ CV² बाई D, ऑप्शन 3 एकदम सही जवाब है. बस आपको क्या है ना, कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए. मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट में हूं कि आप हर सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखो. क्या पागल हो जाएंगे? इतने सारे फॉर्मूला आप याद रखोगे कैसे? भैया आपको बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, फिजिक्स का भी इतना वास्ट सिलेबस है, तो बहुत सारे फॉर्मूले याद रखना डेफिनेटली टफ है. बट आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, और आपको कन्वर्जन आना चाहिए. आंसर तो ये भी था, बट हमको क्यू की जानकारी नहीं थी, तो मैंने क्यू को एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू को CV पुट कर दिया. मुझको एरिया की जानकारी नहीं थी, बट हमको डिस्टेंस D की जानकारी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि मेरा एरिया यहाँ से एलिमिनेट हो जाए. तो मैं देख रहा था कि D बाई डी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में तो मुझको C मिल जाएगा और D भी मिल जाएगा, बट A हट जाएगा. तो बस थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल कन्वर्जन कर सकते हैं. आसान है ना. थोड़ा सा बस आपको सोचना है, हल्का सोचना है, फिर चीजें बनने लग जाती हैं. हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 1 और फेज 1 2016 से बिलोंग कर रहा है. अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is. ऑलराइट, मैं समझाता हूँ. देखिए, आपको समझना है कि पहले जो मेरा स्विच था ना, वो पोजीशन 1 की तरफ था, और पोजीशन 1 की तरफ जब स्विच था तब इस 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को एक V वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और इस दौरान इस सेल ने डेफिनेटली इस कैपेसिटर की तरफ कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करके दिया होगा, कुछ एनर्जी स्टोर की होगी. अब हुआ क्या कि पोजीशन 1 से लेकर के पोजीशन 2 की तरफ हमने स्विच को टर्न कर दिया. टर्न करते ही अब इस 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के पास जो भी एनर्जी स्टोर हुई थी, अब उस एनर्जी को ये इस कैपेसिटर की तरफ ट्रांसफर करेगा. और कब तक ट्रांसफर करेगा? तो ये बात भी हम जानते हैं, चार्ज की मूवमेंट तब तक होती है जब तक दोनों पॉइंट्स के बीच में, या फिर जिन 2 पॉइंट्स के बीच में चार्जेस का सप्लाई हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 ना हो जाए, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए. तो क्योंकि ये कैपेसिटर के पास तो कोई चार्ज था नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, बट इस सेल के थ्रू, इस कैपेसिटर ने इस सेल के थ्रू एनर्जी लेकर के, चार्जेस को लेकर के अपने पास V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया. तो इस कैपेसिटर के पास V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि उसको हमने कनेक्ट किया था. बट भैया ये तो आइसोलेटेड था, जो स्विच आप देख रहे हो तो पॉइंट 1 की तरफ था,
तो इसके पास तो कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो डेफिनेटली जब मैंने स्विच को 1 से 2 की तरफ शिफ्ट किया तब ये 2 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर हाई पोटेंशियल में है और ये हमारा 8 माइक्रोफराड कैपेसिटर जो है ये हमारी लो पोटेंशियल में है ना। इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं और हाई पोटेंशियल से लेकर के लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस की मूवमेंट होगी और तब तक होगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और इस दौरान ये कैपेसिटर कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा 8 माइक्रोफराड कैपेसिटर की तरफ और इस दौरान कुछ एनर्जी लॉस भी होती है क्योंकि जो चार्जेस की मूवमेंट है इन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू होती है और कनेक्टिंग वायर्स में होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के कारण वहां पर कुछ हीट एनर्जी का डेवलपमेंट होगा और थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस होता है। मतलब इसके पास जितनी एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट ये रखेगी, कुछ पार्ट ट्रांसफर करेगी और कुछ पार्ट लॉस होगा। तो बोलता है यहाँ पर कि कितनी एनर्जी, कितना परसेंटेज एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट कर जाएगी, हमें ये बताना है। तो इसका एक रेडीमेड एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो बिल्कुल आप याद रख लीजिए, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। खैर यहाँ पर प्लस एंड माइनस दोनों साइन आ सकते हैं डिपेंडिंग कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारा C1 पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, C2 हमारे सेकेंड कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू है, V1 हमारे फर्स्ट कैपेसिटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 हमारा सेकेंड कैपेसिटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्योंकि सेकेंड कैपेसिटर के पास शुरुआत में कोई चार्ज था ही नहीं, इसके लिए सेकेंड कैपेसिटर के लिए V2 की वैल्यू 0 है। तो अगर प्लस लो तो भी 0 है, माइनस लो तो भी 0 है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ प्लस कब लेते हैं माइनस कब लेते हैं। माइनस तब लेते हैं अगर दोनों कैपेसिटर के पास मान लो कुछ कुछ चार्ज था, दोनों कैपेसिटर शुरुआत मान लो चार्ज थे, तो अगर दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करें और दोनों की नेगेटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करें तब यहाँ पर यूज करते हैं माइनस। बट अगर एक की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव प्लेट को आपस में कनेक्ट करें और दूसरे के नेगेटिव को और पहले के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें तब उस केस में हम लॉस को निकालने के लिए साइन यूज करते हैं प्लस। बट क्योंकि इस केस में दूसरे कैपेसिटर के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं तो V2 0 है, तो प्लस 0 माइनस 0 की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा सिचुएशन बन गया। अब कितनी एनर्जी शुरुआत में थी, तो शुरुआत में जो एनर्जी थी सिर्फ हमारी किसके पास थी, इस सिंगल 2 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर के पास थी, इसके पास तो कोई एनर्जी थी ही नहीं। तो शुरुआत में एनर्जी थी हाफ C1V स्क्वायर और V1 स्क्वायर करना चाहिए, V2 तो 0 है ना। तो फाइनली ये एनर्जी थी और ये लॉस हुई। तो मुझको बताना यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, डेल्टा U बाई U इंटू 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करते हैं आंसर। तो डेल्टा U की वैल्यू हो गई हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, V2 को 0 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। यहाँ तक परफेक्ट बात है, डिवाइडेड बाय, अब U की वैल्यू हो जाएगी मेरी हाफ C1 V1 स्क्वायर। परसेंटेज के लिए मुझको 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जो भी फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं। तो हाफ हाफ कैंसिल, C1 कैंसिल, V1 स्क्वायर भी कैंसिल। बट अब एक बार में आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आने वाला देख लेते हैं। तो मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, तो C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, C1 प्लस C2 हो जाएगी 2 प्लस 8 10, तो ये हो गया 8/10 है ना, 8/10 इंटू 100। 1 0 कैंसिल होकर फाइनली आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10 दैट इज 80%। तो डेफिनेटली यहाँ पर 80% एनर्जी का लॉस होगा, 80% एनर्जी लॉस हो जाएगी, 20% दोनों के पास एनर्जी मिला करके बची रहेगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4 एकदम सही जवाब है। ठीक।